हेलो एवरीवन। चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम सिक्योरिटीज मार्केट और म्यूचुअल फंड को थोड़ा समझेंगे। यहाँ मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कैसे इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट में, और इवन डेट में भी अगर हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं तो कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। सबसे पहले अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर हमें म्यूचुअल फंड में करना है तो वो भी हम डीमेट के थ्रू भी कर सकते हैं, डीमेट फॉर्मेट में, या फिर हम म्यूचुअल फंड के अंदर अपना केवाईसी म्यूचुअल फंड कंपनी से करा के या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करा के, या आजकल जो ऑनलाइन ऐप्स है जैसे कि ग्रो है, जीरोधा का कॉइन है, इस तरह के ऐप से भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डीमेट के अंदर आपके पास बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट के ऑप्शन है, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, सारी जो बैंक्स है, कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इन सब के खुद के एप्लीकेशंस हो गए। इस तरह से आप किसी भी एक डीमेट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट अपना खोलें और उसके बाद आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने बताया, आप म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन से कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मोड में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी एएमसी के ऑफिस में जाके आप कर सकते हैं, उनकी खुद की वेबसाइट से कर सकते हैं। इन सब के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस है। आप अगर ऑनलाइन कहीं से भी स्टेप्स फाइंड करना चाहेंगे, या आप अगर वो एप्लीकेशन स्टार्ट भी करते हैं तो आपको समझ में आएगा, काफ़ी सिंपल एक केवाईसी का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जैसे ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, वो केवाईसी वेरिफिकेशन पे जाएगा और आपका डीमेट बन जाएगा, और सेम चीज़ आपकी म्यूचुअल फंड में होती है। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं, F&O के भी ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं, कई चीज़ें होती है, लेकिन आपको अपने लिए ध्यान रखना है कि हमें शेयर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। तो हम डिलीवरी की ट्रेड्स जो होती है जिसके अंदर शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में आएगा और पैसा हमारे पास से चला जाएगा, और फिर जब हमें फ्यूचर में जब भी इसको बेचना है तो हमारी डिलीवरी के बाद ही हम बेच पाएंगे। उसी तरह के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कैसे मार्केट ऑर्डर लगता है, कैसे ऑर्डर लगता है, ये सारी चीज़ें आप हमें क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं अगर आप कंफ्यूज है तो, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में आपको इस तरह की चीज़ें वीडियोस में मिल जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, कि आप अगर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करेंगे, यानी अपने फाइनेंशियल गोल्स को आप डिटरमाइन कीजिए कि क्या क्या फाइनेंशियल गोल है, उस हिसाब से आप अपने गोल प्लानर के हिसाब से कुछ गोल सेट करके इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा सोल्यूशन नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट पे हम ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी अपनी गोल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करा सकते हैं। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रिटर्न आप एक्सपेक्ट करें जिससे आपके गोल अचीव हो जाए। तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा लॉन्ग टर्म, यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए अपनी जो होल्डिंग्स है म्यूचुअल फंड और शेयर की, उसको होल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे स्टॉक और म्यूचुअल फंड के अंदर क्या डिफरेंस है और हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसको समझ लेते हैं। रिस्क देखी जाए तो स्टॉक में थोड़ी ज़्यादा होती है और म्यूचुअल फंड में मॉडरेट होती है। इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपने 1 रुपया म्यूचुअल फंड में लगाया तो कम से कम 30-40 कंपनी का जो बास्केट बना होता है म्यूचुअल फंड का, उसके अंदर पैसा जाता है, यानी आपका सिंगल रुपी भी वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो जो स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क है वो थोड़ी डाइवर्सिफाइड हो जाती है, और सिर्फ मार्केट की जो रिस्क है वो आप रखते हैं। वही अगर आप स्टॉक में पूरा पैसा लगाते हैं, तो एक स्टॉक आपने खरीदा है तो वो सिर्फ मान लीजिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की और उस कंपनी की पूरी रिस्क आपके इसमें आ जाएगी। जैसे कि टाटा की डोकोमो चलती थी, वोडाफोन आइडिया अभी भी चलती है पर काफ़ी खराब स्थिति में है, और भी कई सारी टेलीकॉम कंपनी जो बंद हो गई। तो पूरा पैसा आपका डूब जाता अगर आप इस तरह की कंपनी में लगाते। लेकिन आपका म्यूचुअल फंड में होता तो उसका कुछ परसेंटेज ही टेलीकॉम की इन कंपनीज में रहता, तो वहाँ पे आपका पैसा पूरा नहीं डूबता और वो पोर्टफोलियो आपका बचा रहता। ये एक बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का। इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड ही से ही स्टार्ट किया कीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा है तो फिर आप एक की जगह 25, 30, 50 शेयर खरीद के आप अपना यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। आइडियल जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो सजेस्ट किया जाता है कि 30 शेयर से करना चाहिए, बट फिर भी आप म्यूचुअल फंड में भी देखेंगे कई म्यूचुअल फंड 100-100, 150-150, इवन 200-200 शेयर्स अपने होल्डिंग में रखते हैं। अब अगर आपके पास एफर्ट कितना लगता है म्यूचुअल फंड और स्टॉक सिलेक्शन का, तो म्यूचुअल फंड में आपके पास 3-4 हज़ार स्कीम है, तो एफर्ट तो वहाँ भी लगेगा बेस्ट स्कीम सेलेक्ट करने में। बट एक बार आपने स्कीम सेलेक्ट कर लिया, आपको लग गया कि आप संतुष्ट है स्कीम से, तो आप उसमें लगातार पैसा लगा सकते हैं, और वो जो आपका एक्सपर्ट जिस भी पैरामीटर्स पे आपने उसको सेलेक्ट किया है, वो उस हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट करता रहेगा। तो आपने अगर फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी यूज़ की है तो फ्लेक्सी कैप के अंदर जो भी उन्होंने बताया उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। बैलेंस एडवांटेज में अगर आपने पैसा लगाना चालू किया तो बैलेंस एडवांटेज के हिसाब से करेंगे, और स्मॉल और मिड कैप में अगर गए आप तो वो हाई रिस्क हाई रिटर्न के हिसाब से स्मॉल मिड कैप में फोकस लेंगे। हालांकि ये जितना लगता है उतना आसान नहीं है, कई सारे जो फंड मैनेजर्स है वो अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप के सारे मैनेजर्स एक जैसे चलते हैं, मिड कैप के सारे एक जैसे चलते हैं, कुछ ग्रोथ पे फोकस करते हैं, कुछ वैल्यू पे करते हैं, कुछ मिक्स ब्लेंड स्ट्रेटेजी पे करते हैं। तो इतना आसान नहीं है ये प्रिडिक्ट करना कि हमने जो म्यूचुअल फंड लिया है वो बेस्ट मतलब एक ही तरह से चलता रहेगा।
बट ये है कि वहाँ पे आपको डेली या रेगुलरली इन्वेस्टमेंट के अंदर सोचना नहीं पड़ता है। आप उसमें भी एक बार डिसाइड कर लो कि ये मैनेजर किस तरह से अपना म्यूचुअल फंड चलाता है, तो आप उसके हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर आपको रेगुलरली अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप बाय सेल का डिसीजन खुद ले रहे हैं, तो आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि कंपनी अच्छी है कि नहीं पैसा लगाने के लिए, और फिर उसको रेगुलरली फॉलो करते रहना पड़ेगा, ताकि आपको आइडिया मिलता जाए कि ये कंपनी अपने हिसाब से चल रही है जैसा आपने फोरकास्ट किया था या नहीं, और अगर नहीं किया था तो आप उसको बेचें या नहीं, और अगर ये अच्छा कर रही है अपने फोरकास्ट से, तो क्या आप इसको और लेना चाहिए या कब इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टॉक के अंदर करनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ आपको एक फंड सिलेक्ट करने तक का ही रिसर्च। रिटर्न की बात करें तो अगेन यहाँ पे क्योंकि आप स्टॉक के अंदर ज़्यादा सही रिस्क ले सकते हैं, जिस कंपनी में आपको ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है उधर आप पैसा लगा सकते हैं। छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी कहीं से भी कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में कई सारे हर्डल्स होते हैं जिससे कि वो हर कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका जो ग्रोथ है वो रिटर्न थोड़ा सा कम आता है इंडिविजुअल स्टॉक से। ये भी तभी होता है जब आप किसी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है वो बात एक एक्सपर्ट की तरह आप कर रहे हैं। अगर आप नए व्यक्ति हैं, आपको ज़्यादा पर्सनल नॉलेज नहीं है स्टॉक्स वगैरह का, तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि आप म्यूचुअल फंड से कम ही रिटर्न लाएंगे। लेकिन शायद मेरे जैसे एक्सपर्ट्स जो पैसा लगा रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कई बार कि हम स्टॉक से बेटर पैसा बना सकें। अब हम क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मोस्टली अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं या इवन स्टॉक में कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं होता है, आप बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च वाले पर्सन तो ही कि आपको पता हो कि कौन सा स्टॉक किस टाइम पे लेना सबसे सही है। और इवन आपको पता भी है, मान लीजिए आपका टारगेट है कोई शेयर का 600 रुपये, तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी वो 400 का मिल रहा है तो वो आगे जाके 500 का मिलेगा या 300 का मिलेगा। सो वो ऊपर नीचे होता रहता है काफ़ी टाइम तक। तो इस चीज़ को कैसे कवर करें कि हम एवरेज पे बाय करें, अगर हाई या लो पे बाय नहीं करें तो भी। तो हाई पे बाय ना हो, 500 में बाय ना हो, 600 की चीज़ 400 अगर चल रही है तो, और 300 में भी उसको हम बाय कर पाए, इसके लिए एसआईपी का मोड बनाया गया है। तो एसआईपी में क्या होता है, आप हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब आप हर महीने कुछ पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ये बेनिफिट हो जाता है कि आपका जो पैसा है वो रेगुलरली उस चीज़ की थोड़ी-थोड़ी यूनिट खरीदता है या उसका थोड़ा-थोड़ा शेयर खरीदता है। तो जब वो आप मान लीजिए 10,000 रुपये महीना लगा रहे थे, 400 के रेट पे आपने अभी कुछ खरीदा तो आपकी मान लीजिए 25 यूनिट आएगी। तो 500 के रेट पे 20 यूनिट आएगी, लेकिन 300 के रेट पे 33, 40, 34 यूनिट आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आपका जो शेयर्स है वो कम पैसे के रेट में आपको ज़्यादा मिल जाएगा, ज़्यादा पैसे के रेट में कम मिल जाएगा, और आप एक 20 के एवरेज में रहेंगे। सो इसलिए रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज एसआईपी से मिलता है। तो हम सजेस्ट करते हैं हमेशा कि आप एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट चालू करें, क्योंकि मार्केट कोई स्टेटिक तो चल नहीं रहा है कि आप पहले दिन सारा पैसा लगा दो, सबसे ज़्यादा कोई बेनिफिट मिलेगा, इसलिए एसआईपी इज़ ए गुड स्ट्रैटेजी। अब बात करें अगर कि हम स्टॉक मार्केट में कई बार देखते हैं कि फ्रॉड पॉन्जी स्कीम्स बहुत होती है, तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट या दूसरे इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू में भी हम डाउट करते हैं। ऐसी कई ऑनलाइन आप पॉन्जी स्कीम्स का नाम शायद आपने सुना होगा, जहाँ पे वो रेगुलर या गारंटीड रिटर्न आपको सजेस्ट करते हैं कि हम आपको गारंटीड रिटर्न दे रहे हैं, या इवन स्टॉक मार्केट जो कि वेरिएबल रिटर्न देता है, वहाँ भी वो इस तरह के क्लेम करते हैं कि हम हर दिन आपको एक फिक्स रिटर्न प्रोवाइड कराएंगे, वो काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो ऐसे में लोगों का ट्रैप में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्रेटिव रिटर्न दिखता है और लोगों को आता भी है कि जिसको मिल रहा है वो अपने साथ चेन बनाता जाता है, और इनका सिस्टम ही ऐसा होता है कि शुरू के कुछ लोगों को पैसा बांटना है, जिससे और लोग अट्रैक्ट हो, और जब एक अच्छा खासा अमाउंट लोग अट्रैक्ट होके इनको मिल जाए, इसके बाद ये फ्रॉड कंपनीज भाग जाती है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें समझ सकते हैं कि अगर कोई आपको बहुत ही हाई रिटर्न दे रहा है, अनरियलिस्टिक रिटर्न की, साल में 30 से 50%, 60% आपको मिल जाएगा, या आपको डेली का 1% बना के दूंगा, या महीने में 10-20% आपका बन रहा है, और कई लोग तो डेली 10-20% भी बनाने की बात करते हैं। तो इतना पॉसिबल नहीं है, ये हमें समझना होता। मोस्टली जो इक्विटी रिटर्न है, उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड 15% से भी कम है। तो अगर हमें कोई बोल रहा है कि हम 15 से 20 बना सकते हैं साल भर में, तो हम फिर भी रियलिस्टिक मान सकते हैं। 1-2 साल ऐसे अच्छे मार्केट के आए तो आप समझ सकते हैं कि उन 1-2 सालों में किसी ने 25-30% का भी सीएजीआर यानी कि रेगुलर एनुअल रिटर्न निकाला हो। बट उससे ऊपर जाके आप डेली के और मंथली के बड़े हाई-हाई रिटर्न अगर कोई दे रहा है और गारंटीड रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो अनरियलिस्टिक रिटर्न पे या फ्रॉड स्कीम है। गारंटीड रिटर्न पे तब मिल सकता है जब आप एक बॉन्ड में फिक्स्ड वाले रिटर्न वाले बॉन्ड में जा रहे हैं, और ऐसे में फिर उनके रिटर्न जो है वो आपको 15-20% ही नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट टू मैक्स आपको 10 से 12% रिटर्न फिर जो भी लेंडिंग में मिल सकते हैं, या फिर एफडीज वगैरह में तो आपको 5-6% रिटर्न मिलते हैं। ठीक है? तो इतनी ज़्यादा रिटर्न वाला अगर कोई है तो वो एक फ्रॉड है। दूसरा है कि सेबी रजिस्ट्रेशन, जनरली जितनी भी इन्वेस्टमेंट की इंडिया में एवेन्यूज़ है, सारे के सारे सेबी से रजिस्ट्रेशन की उनमें रिक्वायरमेंट होती है।
तो कई जगह आप देखते हैं कि फाइनेंशियल गुरु नाम से और एजुकेटर के नाम पे कि हम तो शिक्षा दे रहे हैं इन्वेस्टर मार्केट की, और इस तरह से वो शेयर की रिकमेंडेशन करते रहते हैं। आप यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे और इनों पे बहुत ऐसे लोग देख पाएंगे। तो भले ही वो आपके लिए बहुत अच्छा भी कर रहे हो, तो भी अगर वो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब वो ये इलीगल काम कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति इलीगल काम तब करेगा जब उसको डाउट होगा अपने बिजनेस मॉडल पे। मैं अगर यहाँ पे सेबी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेके बैठा हूँ, तो उसका रीज़न है कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर अट्रैक्ट करके एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना है। अगर मुझे ये चीज़ फ्रॉड में करनी होगी, तो ही मैं सेबी से लाइसेंस लेने में घबराऊँ। तो ये सिंपल सा रीज़न है कि सेबी रजिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छा आपके पास पॉइंट होता है कि आप समझ सके कि कौन सेबी रजिस्टर्ड है और उसी से सलाह लें। इसका ये मतलब नहीं है कि सेबी रजिस्टर्ड कभी गलत नहीं कर सकते, या उनके इसमें रिटर्न हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि मार्केट रिस्क है। तो लॉस सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के साथ भी आपको हो सकता है। ये कहीं क्लेम नहीं किया जा रहा कि सेबी रजिस्टर्ड के साथ लॉस नहीं होता, बट वो जो लॉस है वो आपके रिस्क के डिपेंडेंसी पे ही ले रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि 15-20% का आपको रिटर्न चाहिए, उस हिसाब से आप इक्विटी में रिस्क ले रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपका रिटर्न नेगेटिव आए। वही अगर आप बॉन्ड फंड्स इधर डेट फंड्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके रिटर्न के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। रिस्क बस तभी रहती है जब कोई डिफॉल्ट करे, उसमें भी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ऐसे ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ रिस्क आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा आपके लिए एक हेल्प हो सकती है कि आप सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स के साथ इन्वेस्टमेंट करें। तीसरी चीज़, अगर आप किसी ऐसे स्कीम के बारे में देखते हैं जो काफ़ी सिक्रेटिव है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये फ्रॉड हो सकता है। तो सिक्रेटिव स्कीम में मतलब कि आपको ये तो बता रहा है वो कि इन्वेस्टमेंट कर देंगे हम, 21 दिन में डबल दे देंगे। आप अगर हेरा-फेरी मूवी सुनी हो, तो उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या करते हो कि 21 दिन में डबल देते हैं? तो वो कहती है हम ऐसी यूरोप की कंपनी में पैसा लगाते हैं जो 7 दिन में डबल करके देती है। तो अब आप ये समझिए कि ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि उसमें लगाते हैं। वो क्या करती है फिर, आप ये बता दो? आप कुल कुल मिला के आप खुद किसी फ्रॉड में पैसा लगा रहे हो, और वो जब आपको फ्रॉड करके जाएगा, आप किसी और को पैसा नहीं दे पाओगे। क्योंकि एक क्लैरिटी, अगर मुझसे कोई पूछ रहा है, मेरा कोई क्लाइंट है कि आप कहाँ पे पैसा लगा के मेरा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मैं उसको सिंपल समझा सकता हूँ कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेंगे तो 6-7% रिटर्न मिलेगा। हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाएँगे तो शायद 7 साढ़े 7% मिल जाए। हम अगर डिबेंचर वगैरह लेंगे तो आजकल 9% तक के भी कॉर्पोरेट के डिबेंचर है। इसके बाद अगर पीयर टू पीयर लेंडिंग स्कीम में चले गए तो शायद 12% तक बन जाए, बट वहाँ रिस्क ज़्यादा है क्योंकि सामने वाला डिफ़ॉल्ट कर सकता है लोन लेने के बाद। स्टॉक मार्केट में हम डालेंगे तो वहाँ हम हिस्टोरिकल रिटर्न और ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कि जनरली ऐसा रहा है, बट इसमें रिस्क ज़्यादा है। तो कि 10%, 15%, 20% कितना आप रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको क्लियरली मिलेगी। और सारे जो एवेन्यूज़ है, कैसे पैसा लगेगा, जैसे डीमैट अकाउंट खुलेगा, आपका केवाईसी होगा म्यूचुअल फंड का, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियरली समझ में आ रही है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसीजर है उन स्कीम्स का। जैसे आप म्यूचुअल फंड में कहीं भी स्कीम्स में अगर इन्वेस्ट करना, पूरे के पूरे स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको मिलता है, इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। उसी तरह कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट जैसे कि हमें, हमारे साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पूरा हमें एक टर्म्स कंडीशन आप हमारे साथ साइन करेंगे, हमारा पूरा आपको डिटेल मिलेगा। तो इस तरह से आपको अगर सिक्रेटिव चीज़ें मिल रही है, वो सामने वाला बताने को रेडी नहीं है कैसे इन्वेस्ट करेगा, वो कैसे आपको पैसा बना के दे रहा है, मतलब वो फ्रॉड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी को कैसे पता करें कौन है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपको हमारा जो हमने लाइसेंस नंबर हमारा मिला हुआ है रजिस्ट्रेशन का, वो आप सेबी रिकॉग्नाइज्ड इंटरमीडियरी की वेबसाइट पे जाके डालेंगे, तो वहाँ पे आपको मेरा नाम मिल जाएगा। इसी तरह से और भी कोई अगर अपने आप को सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट बोलता है, तो आप इस तरह की हाँ, सेबी रिकॉग्नाइज्ड इंटरमीडिएरी की वेबसाइट पे जाके उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। वहाँ पे अगर आपको डिटेल्स में आ जाता है उसका नाम वह कंपनी का नाम, दैट मीन्स कि वो सेबी के रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरी है, अदरवाइज़ वो सेबी से उनका कोई लाइसेंस नहीं है।